हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जय हिंद एकेडमी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्टली है। जो बायोलॉजी से डाले हैं टीजीटी पीजीटी, उनका एग्जाम जल्द ही होने वाला है। कई बार पोस्टपोन हो रहा है लेकिन होगा जल्द ही। तो इसलिए तैयारी में हम जुट जाएं। अभी जो कसर बाकी है उसको पूरी करेंगे और अब टाइम कम बचा है तो इसलिए हमें लाइनर वन लाइनर पढ़ना होगा, यानी कि लाइन बाय लाइन सिर्फ थोड़ा सा याद करना होगा या फिर समझना होगा। तो कुछ हम वन लाइनर पॉइंट्स रिसर्च करके रखे हैं जिनको हम एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके हम करते हैं। आज का ये टॉपिक है सेल एंड सेल डिवीजन, जिसमें वन लाइनर कुछ हैं जिनको पढ़ते हुए चलते हैं। टीजीटी पीजीटी के उद्देश्य से जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं ऐसे क्वेश्चन इसमें शामिल रहेंगे। और साथ ही साथ अगर 12th वाले स्टूडेंट हैं या फिर नीट वाले स्टूडेंट हैं तो वो लोग भी ये पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे लोगों को भी हेल्प मिल सके। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो किसी भी कोशिका की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, आप सभी जानते हैं। यानी कि जिस तरह से एक बिल्डिंग, एक घर बना हुआ होता है छोटे छोटे ईंट से, ठीक उसी तरीके से किसी भी एनिमल या फिर प्लांट या फिर किसी भी लिविंग की बॉडी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल करके बनी हुई होती है। स्लेडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने अपनी सेल थ्योरी दी थी, स्लेडन और स्वान। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल लय के वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनमें वॉल नहीं पाया जाता है। डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इनमें डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं पाए जाते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल, जिसमें सारी चीजें इमेच्योर होती हैं, मैच्योर नहीं होती हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में किस चीज की कमी होती है? वॉल की कमी होती है और डिफाइंड न्यूक्लियस की कमी होती है। एक निश्चित न्यूक्लियस नहीं होता है, उसी में घुला हुआ पाया जाता है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। सेल वॉल पाया जाएगा जिसको मेम्ब्रेन बोलेंगे, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये सभी यूकैरियोटिक में पाया जाएगा लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमेएबल कंपाउंड। Plasma membrane is selectively permeable and composed of lipid and protein. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एक सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होता है। यानी कि मेम्ब्रेन दो प्रकार की होती हैं, एक परमेएबल, एक इनपरमेएबल, एक सेलेक्टिवली परमेएबल। परमेएबल होता है जिसमें से सारी चीजें आर पार हो सकती हैं आसानी से, लेकिन इम्परमेएबल होता है जिसमें से कोई भी चीजें आर पार आसानी से नहीं हो सकती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्टली तीन प्रकार की होती हैं। जैसे कि परमिएबल होती है जिसमें से कोई भी चीजें आर पार जा सकती हैं। एक इम्परमिएबल होती है जिसमें से कोई भी चीजें आर पार नहीं जा सकती हैं। एक सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, यानी कि वो मेम्ब्रेन जिसको सेलेक्ट करता है वही चीजें आर पार जाती हैं, जिसको सेलेक्ट नहीं करता है उसको नहीं जाने देती है, तो उसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है एंड कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, आगे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, सभी जानते हैं आप सभी, क्योंकि साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन
जो कि एटीपी का प्रोडक्शन करता है। और आगे देखेंगे राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जहाँ पे भी पाया जाता है वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम पाया जाता है, जिसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और जिसमें राइबोसोम जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं पाया जाता है, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वहां पे लिपिड की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो राइबोसोम जहां पाया जाएगा वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस जरूर करेगा। अब आगे हम देखते हैं लाइसोसोम आर द सोसाइडल बैग। लाइसोसोम को सोसाइडल बैग हम बोलते हैं, कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा हुआ होता है। ये अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज होता है यानी कि लाइसोसोम फट जाता है तो वहां की सेल वो सेल मर जाती हैं। ये इमरजेंसी केस में यूज करती हैं सेल्स, जैसे कि किसी भी आसपास की सेल में इंफेक्शन फैल रहा है और वो ज्यादा फैलने ना पाए, इसलिए उस इन्फेक्शन के चारों तरफ वाली सेल जो होती हैं वो अपने आप को मार देती हैं, ताकि आगे उस सेल का इन्फेक्ट किसी घाव का किसी चीज का इन्फेक्शन जो है वो फैलने ना पाए आगे का। फिर आगे देखते हैं गोल्गी apparatus is responsible for पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। गोल्गी apparatus जो होता है वो पैकेजिंग और सिक्रीशन के लिए हेल्पफुल होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको RER बोल देते हैं, हैज राइबोसोम, इसके पास राइबोसोम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि राइबोसोम जहां पाया जाएगा वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड की सिंथेसिस होगी, लिपिड बनेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं सेंट्रोमियर्स इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रोमियर में आपने फिगर में देखा होगा सेंट्रोसोम, सॉरी सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम जो होता है आपने देखा होगा, सेल्स जो होती हैं, सेल्स जब डिवाइड कर रही होती है, जहां से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से होकर के क्रोमोसोम जुड़ा हुआ होता है, तो वही केंद्र वाला पार्ट जो होता है वो सेंट्रोसोम होता है। उसको सेंट्रोमियर भी बोल देते हैं, जो कि पाया जाता है एनिमल सेल में, जो हेल्प करता है सेल के डिवीजन में। ठीक, आगे हम देखते हैं सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल मेड अप ऑफ सेलुलोज। अगर मेन डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल का पूछा जाए तो मेन डिफरेंस यही होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। वैसे भी और सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेन डिफरेंस यही होता है कि प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल पाई जाती हैं और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती हैं। एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है जिसको सेल वॉल बोल देते हैं, जो कि एक हार्ड कवरिंग की तरह काम करता है। अब आगे देखते हैं क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल बनाता है, जिसको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि यहीं पे फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप फिजियोलॉजी में काफी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम डिटेल नहीं देखेंगे, आगे वन लाइनर चलेंगे ताकि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए। आगे देखते हैं न्यूक्लियस कंटेन डीएनए एंड सेंट्रियोल ऑल एक्टिविटीज।
न्यूक्लियस के पास होता है डीएनए और सेंट्रियोल होते हैं जो कि सभी एक्टिविटीज को करते हैं। ठीक है। डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है कुंडलित अवस्था में, यानी कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो वही होते हैं कुंडलित अवस्था में, जहाँ पे डीएनए जो है मिल करके जीन बनाता है, फिर जीन मिल करके आपके क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमोसोम आप प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्रोमोसोम पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी क्रोमोसोम अपना अलग होता है। क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोसोम अपना अलग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आरएनए सॉरी डीएनए अपना अलग होता है। ठीक है। और न्यूक्लियस में तो पाया ही पाया जाता है। अब प्रोकैरियोट्स की हम बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स डीएनए इज नेकेड, प्रोकैरियोट्स में डीएनए नेकेड होता है, यानी कि प्रोकैरियोट की बात करें तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। फिर यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में डीएनए इज आल्सो सीक्रेटेड विद हिस्टामिन, यूकैरियोट में डीएनए जो होता है वो हिस्टामिन से सिक्रीट होता है। अब आगे देखें। वैक्यूल्स आर लार्ज इन प्लांट सेल और स्मॉल इन एनिमल सेल। वैक्यूल्स जो होते हैं, फूड वैक्यूल्स, ऑयल वैक्यूल्स, ये सारे वैक्यूल्स जो होते हैं ये प्लांट सेल में बड़े बड़े लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल में बहुत स्मॉल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। एनिमल सेल में मोस्टली नहीं होते हैं या फिर होते हैं तो नाम मात्र। ठीक। अब आगे देखते हैं। अकर अकर्स इन सोमैटिक बॉडी सेल्स, सोमैटिक बॉडी सेल्स, एक दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक सोमैटिक बॉडी सेल होती है, एक जर्म सेल होती है। सोमैटिक सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई होती है और जर्म सेल से स्पर्म या ओवा यानी कि गैमीट बनते हैं। ठीक है। तो ये सोमैटिक सेल और जर्म सेल में डिफरेंस है। सोमैटिक सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई होती है, यानी कि एक एक सेल, और जर्म सेल जो होता है उससे आपके गैमीट बनते हैं, गैमीट के सेल बनती हैं, जैसे स्पर्म या ओवा बनते हैं। आगे हम देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। वन डिवीजन रिजल्ट इन टू इन आइडेंटिकल डॉटर सेल। एक बार जब डिवीजन होता है तो दो आइडेंटिकल यानी कि एक समान डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, बात सही है। अब आगे देखते हैं फेज। फेज में प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। ये साइकिल सेल साइकिल की फेजेस हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक। अब आगे देखेंगे हम मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज क्रोमोसोम एलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, यानी कि एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, बीचों बीच में आ जाते हैं, जिस दौरान क्रोमोसोम को सही तरीके से देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप के नीचे, उनकी सेट संरचना को। एनाफेज जो होता है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट साइड, अपोजिट पोल, ये एनाफेज हो गया। फिर साइटोकाइनेसिस होता है, जो साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन प्लांट, साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लांट्स, इन एनिमल बाय क्लीवेज, occurs in germ cells for gamete formation.
रिड्यूस क्रोमोसोम्स नंबर इन हैप्लॉइड। हैप्लॉइड डिवीजन जब होता है तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि हैप्लॉइड हो जाते हैं। ठीक, अब मियोसिस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। मियोसिस फर्स्ट क्या होता है? रिडक्शन, सॉरी, रिडक्शनल डिवीजन इसको बोल देते हैं, रिडक्शनल डिवीजन इसको बोलते हैं मियोसिस को। मियोसिस सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस सेकेंड में इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी कि बराबर बराबर बढ़ जाते हैं इक्वेशनल। फिर आगे देखते हैं हम अगला पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन प्रोफेज फर्स्ट। क्रॉसिंग ओवर जो है वो प्रोफेज फर्स्ट में पाया जाता है। अगर आप बुक में फिगर में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो प्रोफेज फर्स्ट में पाया जाता है, जिसको पैकेटिन स्टेज बोलते हैं, जिसको पैकेटिन स्टेज बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पैकेटिन स्टेज किसे बोलते हैं। ठीक है, सिंथेसिस एंड synthesis and treated formation in zygote. Synthesis and treated formation in zygote. Keys meta formed in डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज में कीज मेटा का फॉर्मेशन होता है। और आगे कुछ चीजें बची हैं, रिजल्ट इन फॉर जेनेटिकली डिफरेंट हेल्प्ड सेल। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑर्गन इज सेमी ऑटोनॉमस? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेमी ऑटोनॉमस है। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस मतलब ये अपनी संख्या को खुद बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनमें खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं वन लाइनर, हु डिस्कवर्ड द सेल। ये नॉर्मली पूछा भी जाता है और बहुत सिंपल सवाल है, अक्सर लोग याद रखते हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। आपने कहानी सुनी होगी बॉटल कॉर्क में, इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप इन्वेंट करते समय बॉटल कॉर्क की पतली पतली स्लाइड को काट करके इन्होंने देखा था। फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर दिखा था, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखी थी, जिसको इन्होंने सेल कह दिया था, जो कि रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज की गई थी। आगे है, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्लेडन एंड स्वान, जिनका मिथेस स्लेडन और स्वान, स्वान का फुल नेम नहीं याद आ रहा है, तो स्लेडन एंड स्वान ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। और थ्योरी में अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो स्लेडन जो हैं वो स्लेडन स्वान, which stage of mitosis is the largest? माइटोसिस का सबसे बड़ा स्टेज क्या होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है उसका सबसे लार्जेस्ट स्टेज जो होता है वो प्रोफेज होता है। प्रोफेज में सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है अपने आप को, इसलिए ये सबसे बड़ा स्टेज होता है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है इसमें। व्हाट इज द कैरियोकाइनेसिस? दो प्रकार की काइनेसिस होती है, एक कैरियोकाइनेसिस होती है, एक न्यूक्लियोकाइनेसिस होती है। सॉरी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस में जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसे कैरियोकाइनेसिस बोल देते हैं, और जब साइटोप्लाज्म यानी कि पूरे सेल का डिवीजन होता है तो उसको साइटोकाइनेसिस बोल देते हैं। यहाँ पे जैसे है कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तो उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो कैरियोकाइनेसिस हो गया। साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अब आगे वाले पॉइंट को देखते हैं, विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज डीएनए रिप्लिकेटेड
एस फेज, which phase of cell cycle is DNA replicated। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा फेज होता है सेल साइकिल का जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए एक से दो बनता है, यानी कि टूटता है, तो वो यस फेज में होता है, जिसको सिंथेसिस फेज भी बोल देते हैं। अगला है स्पिंडल फाइबर आर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया अकर बाई बाइनरी फिजन। सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सेल डिवीजन जो होता है वो बाइनरी फिजन प्रोसेस के द्वारा होता है। आगे देखते हैं। तो अब यहीं पे ये पूरा फेज समाप्त हो जाता है आपका जो भी वीडियो था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को लेकर के, यानी कि जेनेटिक्स को लेकर के या फिर कोई और टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और टीजीटी पीजीटी की तैयारी इसी तरीके से करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे हमारी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।